अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है गाज़ एलिमिनेशन मेथड। स्टूडेंट, इस मेथड को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में पता होना ज़रूरी है कि अगर आप गाज़ एलिमिनेशन मेथड सीखना चाहते हैं तो आपको इंटर का टॉपिक होता है एक रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म एंड एचेलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। बेटा, इस फॉर्म के लिए इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स को या कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स हो उसको हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की दो टाइप्स होती हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर और लोअर ट्रायंगुलर में होता क्या है, बेसिकली हमारे पास फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है। इस मैट्रिक्स में अगर हम देखें कि ये हमारे पास, जिसको मैं इन सर्कल कर रहा हूँ, ये हमारे पास एक डायगोनल एंड होता है मैट्रिक्स का, ठीक है। अब इस डायगोनल के अगर हम नीचे ज़ीरो बनाते हैं तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाता है। नीचे ज़ीरो बनाने का मतलब इन एंट्रीज़ को अगर हम ज़ीरो बनाते हैं तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर हम इस प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर इन एंट्रीज़ को ज़ीरो बनाते हैं तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और मैट्रिक्स को अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इससे रिलेटेड हम कुछ यहाँ पर इस क्वेश्चन में भी डिस्कस कर लेंगे। बाकी डिटेल से डिस्कस करना चाहते हैं तो आप इंटर में चैप्टर नंबर 3 में एचेलॉन फॉर्म और रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म का टॉपिक है, उसको रीड कर सकते हैं। उसमें वो मेथडोलॉजी डिस्कस की हुई है। हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा टॉपिक है आज का गाज़ एलिमिनेशन मेथड। बेटा, इस टॉपिक में हमने क्या करना है कि हमने अपने गिवन मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। इसमें हमारे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन होगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमारे पास 3 इक्वेशंस गिवन है, ठीक है। अब इन 3 इक्वेशंस को हम कन्वर्ट कर देंगे मैट्रिसेस की फॉर्म में। आपने ये कन्वर्जन सीखी होगी। मैट्रिसेस की फॉर्म में जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो हम यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स लिखते हैं ना, इसको हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी कहते हैं। हम इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इस मैट्रिक्स में क्या होता है कि हम कोफिशिएंट्स सारे के सारे और इक्वालिटी के दूसरी तरफ जो हमारे पास कांस्टेंट्स पड़े होते हैं उनको हम एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। कुछ ऑथर्स यहाँ पर डॉट्स का भी यूज़ करते हैं, कुछ विदाउट डॉट भी इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स आया है, इस मैट्रिक्स में हमने जो ये डायगोनल मैंने सर्कल किया है, इस डायगोनल के जो नीचे वाली एंट्रीज़ हैं, ये जो -1, 3 और -7 हमें नज़र आ रही है, हमने इसको ज़ीरो में कन्वर्ट करना है। ज़ीरो में कन्वर्ट करने के लिए हमने अपर जिस भी रो में हमने ज़ीरो जनरेट करना है, हमने उससे अपर रो या उससे लोअर रो का यूज़ करते हुए उसमें ज़ीरो जनरेट कर लेना है। लेकिन यहाँ पर चूँकि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना रहे हैं तो हम जिस भी रो में ज़ीरो बनाएंगे उससे कोई ना कोई अबव अपर ही रो को यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर एक हिंट ये है, या उसको आप शॉर्टकट समझ लें, ये आपकी जो ऑपरेशंस हम यहाँ पर रोज़ और कॉलम या ऑपरेशन यहाँ पर यूज़ करेंगे, उन ऑपरेशंस को सॉल्व करने में, उनको डील करने में हेल्पफुल होता है कि अगर आपने जिस भी डायगोनल एंट्री के नीचे ज़ीरो बनाने हैं, वो डायगोनल एंट्री अगर आपकी 1 होगी तो आपको जो कैलकुलेशन करनी है वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी। तो बाय चांस हमने जो क्वेश्चन ये एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर कोड किया है, यहाँ पर मेरे पास फर्स्ट एंट्री ऑलरेडी 1 है, तो मुझे यहाँ पर और कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरा टारगेट क्या होगा कि मुझे -1 और 3 को ज़ीरो बनाना है। इस फर्स्ट डायगोनल एंट्री के नीचे मुझे ज़ीरो जनरेट करने हैं, तो उसके लिए मैं कैसे ऑपरेशन यूज़ करूँगा, वो यहाँ पर मैंने ऑपरेशन मेंशन किए हुए हैं, आप देख सकते हैं जी। यहाँ पर मैंने ऑपरेशन लिखा है एक R2 + R1।
अब ये कैसे लिखा है ऑपरेशन, गौर से देखें कि मुझे फर्स्ट डायगोनल एंट्री जो है 1, उसके नीचे 0 जनरेट करना है विद द हेल्प ऑफ 1। अब अगर मैं इस 1 की हेल्प से यहाँ पर 0 जनरेट करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास नीचे -1 पड़ा है। अगर मैं जस्ट इन दोनों को ऐड कर दूँगा तो मेरा यहाँ पर 0 जनरेट हो जाएगा। और याद रखना है कि जिस रो में हमने चेंज क्रिएट करना है, ऑपरेशन में उस रो को पहले लिखेंगे और जो चेंज लेकर आ रही है रो उसको सेकंड प्लेस पे लिखेंगे। तो हमने R2 में चेंज लेकर आना था तो हमने R2 को फर्स्ट पे लिखा और विद द हेल्प ऑफ R1 चेंज लेकर आना था तो R1 को हमने सेकंड प्लेस पे लिखा। तो हम पहले इस ऑपरेशन को डिस्कस कर लेते हैं। अब चूंकि सिंपली हमने R1 पूरी की पूरी और R2 पूरी की पूरी इसको ऐड करना है तो उसका रिजल्टेंट हम यहाँ पर R2 में पुट कर देंगे। यानी कि हम सिंपली ये कह सकते हैं कि इस ऑपरेशन का रिज़ल्ट आपकी नई R2 बनाएगा। इस ऑपरेशन का रिज़ल्ट आपकी न्यू R2 जनरेट कर देगा। अब यहाँ पर आप देखें कि मैंने इनको ऐड करता रहा हूँ और रिजल्टेंट मैं R2 में लिखता रहा हूँ। 1 एंड -1 आपके पास जब पुट हुए हैं तो आप देख सकते हैं कि वो 0 रिज़ल्ट लेकर आएंगे। -2 और 1 को ऐड करेंगे तो -1 आ जाएगा। 3 और 2 को ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। 1 और 8 को ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा। सिमिलरली अब मुझे इस एलिमेंट पर 0 बनाना है। तो आप देखें कि मेरा फर्स्ट एलिमेंट जिसको मैंने यूज़ करना है वो 1 है, इधर मुझे 3 बनाना है। तो अगर मैं R1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 1 भी कन्वर्ट हो जाएगा 3 में। अगर मैं R1 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये भी कन्वर्ट हो जाएगा 3 में। अब ये भी 3 बन गया, यहाँ पर भी 3 है। तो मुझे इनको 0 जनरेट करने के लिए चूँकि मुझे चेंज R3 में लाना है तो मैंने ऑपरेशन में आप देख सकते हैं R3 पहले लिखा है, R1 बाद में लिखा है, लेकिन बाद में R3 जो लिखा है मैंने R1 उसको 3 से मल्टीप्लाई किया और दोनों को मैंने क्या किया है, सब्ट्रैक्ट किया है। सब्ट्रैक्ट क्यों किया है, क्योंकि दोनों के साइन सेम थे। अगर मैं सब्ट्रैक्ट नहीं करूँगा तो फिर ये 0 नहीं होगा। तो मैंने R3 में से -3 R1 किया है। तो ये देखें पूरी रो को अगर आप एक्स्ट्रा वर्क में भी मैं आपको प्लेस करवा देता हूँ यहाँ पर, अगर इस ऑपरेशन को समझना हो कि पहले मैं R3 यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, 3 -7 4 और 10। अब मुझे R1 की हेल्प चाहिए उसको 3 से मल्टीप्लाई करके। 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 3 8 ज़ार 24। चूँकि मैंने सब्ट्रैक्ट करना है तो मैं इन सब के साइन चेंज कर दूंगा। मुझे रिजल्टेंट जो मिलेगा इस ऑपरेशन का रिजल्टेंट मेरे पास जनरेट करेगा न्यू R3 को। तो वो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, ये -10 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा और ये -14 हो जाएगा। ये वो आपका रिज़ल्ट यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है, 0 -10 -2 और -4। ठीक है, ये वो रिज़ल्ट आ गया आपका। अब हमारे पास फर्स्ट जो एंट्री थी 1, उसके नीचे हमारे पास कम्प्लीटली 0 बन चुके हैं। अब हमने क्या करना है, हमने जो सेकंड रो में सेकंड एंट्री है अकॉर्डिंग टू डायगोनल एलिमेंट, हमने उसके नीचे 0 लेकर आने हैं। जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को हिंट दी कि अगर आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमारे पास जिस भी एंट्री के नीचे 0 जनरेट करना है वो 1 हो। यहाँ पर 1 तो है लेकिन साथ नेगेटिव का साइन भी है, तो मैंने सिंपल एक ऑपरेशन अप्लाई किया। मैंने R2 को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि मैं इस नेगेटिव वाली उलझन से बच जाऊँ। मैंने यहाँ पर जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो ये पूरी रो में चेंजिंग आ गई, ये पूरी की पूरी रो में चेंजिंग आ गई। जो नेगेटिव थे वो पॉजिटिव हो गए, जो पॉजिटिव एंट्री थी वो नेगेटिव हो चुकी हुई है। अब मैंने इस 1 के नीचे ये वाली एंट्री है, इसको 0 बनाना है। अब ये -10 है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर ऑपरेशन अप्लाई कर दूँ कि मुझे जब यहाँ पर 0 बनाना है तो -10 की जगह मैं ऑपरेशन अब अप्लाई करूँगा, उसमें आप देख सकते हैं कि मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है,
अगर यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, फिर दोनों को ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर 0 आ जाएगा। R3 में हमने चेंज लेकर आना था तो R3 पहले आ जाएगा और R2 बाद में आ जाएगा 10 से मल्टीप्लाई होके। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास देखें, ये भी ऑपरेशन करके दिखा देता हूँ मैं आपको कि आपने R3 पहले लिखनी है, वो है 0 -10 -2 -14। आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है R2 को, 0 10 आपके पास आ जाएगा -50 और ये -90 आ जाएगा। इन दोनों को चूँकि ऐड करना है तो ये 0 0 -52 और -104 हो जाएगा। तो रिजल्टेंट रो मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट की है 0 0 -52 -104। अब यहाँ पर क्लियरली इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक हमारे पास इस एंट्री के नीचे भी 0 हो गया। अब हमें इस एंट्री को जस्ट 1 बनाना है, क्योंकि इसके नीचे कोई एंट्री तो है नहीं जिसको 0 बनाना है। तो मैंने इस पूरी रो को आप देख सकते हैं कि -52 से डिवाइड कर दिया है। जब मैं इस पूरी रो को -52 से डिवाइड करूँगा तो ये 0 0 यहाँ पर -52 से डिवाइड होगा तो 1 हो जाएगा। और जब हम यहाँ पर -52 से डिवाइड करेंगे तो -52 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 क्या आ जाएगा, इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर मैंने बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए, बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। मैंने ये अब जो सिंप्लीफिकेशन इक्वेशन आ चुकी हैं मैंने वो ये यहाँ पर वो लिखी हैं। कैसे लिखी हैं, आपको पता है कि ये x1 का कोफिशिएंट होगा, ये x2 का होगा, ये x3 का होगा और ये कांस्टेंट टर्म। तो इक्वेशन आ गई x1 + x2 + 2x3 = 8। इसी तरह यहाँ पर ये x2 है और ये x3 है, ये x2 और x3 का कोफिशिएंट आ गया = -9 आ गया। और ये x3 था तो x3 हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 104 और 52 कैंसिल आउट कर दिया तो उसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, = 2 आ चुका है। यहाँ पर बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है, बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन हमें ये बताती है कि हमारे पास जो ये वैल्यूज़ आई हैं इनको बैकवर्ड सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन से। हमारे पास प्रीवियसली 3 इक्वेशंस बनी थी, उन 3 इक्वेशंस को अगर आप दोबारा से देखें कि हमारे पास इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड ये इक्वेशन 3 आ गई थी। अब इसको x3 को प्रीवियस इक्वेशन में पुट करेंगे, यहाँ से हमें x2 मिलेगा, फिर x2 और x3 को इससे प्रीवियस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास x1 आ जाएगा। तो यही प्रोसीजर हम यहाँ पर डिस्कस करने लगे हैं कि यहाँ पर अगर आप देख सकें कि मैंने बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या किया, x3 की जो वैल्यू 2 आई थी उसको इक्वेशन 2 में पुट किया है। इक्वेशन 2 में मैंने जब पुट किया तो मेरे पास वहाँ से सॉल्यूशन के बाद x2 आ गया। अब मुझे x2 और x3 को मैंने इससे प्रीवियस इक्वेशन 1 में पुट किया है तो वहाँ से मेरे पास x1 आ गया। तो एट दी एंड हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आ चुका है वो आ चुका है x1 = हमारे पास 3, x2 = हमारे पास आ चुका हुआ है 1 और x3 = 2 आ चुका है। ये हमारे पास बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। थैंक यू।